Hello, good morning. Do you remember me? I'm your English teacher. Before 2 days, I taught you a poem. Do you remember its name? Okay, remember? Yeah, my mother at 66. Okay? Okay, you remember. So, today we will enjoy together next poem, my dear. Its name, an elementary school classroom in Islam. Read again. An elementary school classroom in Islam. What is Islam? An overcrowded place. What is? It is a overcrowded place where poor people inhabited, जहाँ पे गरीब लोग रहते हो. बहुत ही क्राउडेड जगह होती है, लोगों से खचाखच भरी हुई जगह बहुत कम होती है और लोग बहुत ज़्यादा होते हैं तादाद में. और इसे हिंदी में गंदी बस्ती भी कहते हैं. ऑलराइट, तो आज की जो पोएम है वो स्टीफन स्पेंडर इसके पोएट हैं और इसके कंपोज़र. गंदी बस्ती में एक एलिमेंट्री स्कूल का क्लासरूम का वर्णन इसमें है, उसके बारे में बताया है पोएट ने, जिसका नाम है स्टीफन स्पेंडर. ये इंग्लिश पोएट थे जिन्होंने अपनी यूनिवर्सिटी छोड़ दी थी, पढ़ाई छोड़ दी थी और बर्लिन चले गए थे 1930 में. पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था और इन्होंने इसी तरह की बुक्स भी लिखी, सामाजिक बुक्स लिखी, पॉलिटिकल बुक्स लिखी, पोएम्स लिखी. और इस पोएम में इन्होंने कहा है, इन्होंने जिक्र किया है एक एलिमेंट्री स्कूल का जो एक गंदी बस्ती में सिचुएटेड है. एलिमेंट्री कहते हैं प्राइमरी को, जो कि जिसमें वेयर द स्टूडेंट्स ऑफ जस्ट अप टू 5th क्लास आर टॉट, आई थिंक, जहाँ तक 5वीं क्लास तक के बच्चे 5th क्लास तक के पढ़ाए जाते हैं उसे प्राइमरी कहते हैं. इसमें क्या है, जो गंदी बस्ती में प्राइमरी स्कूल, सरकारी स्कूल बना देती है गवर्नमेंट, बना तो देती है बच्चों के पढ़ने के लिए, उनकी कन्वीनियंस, उनकी फैसिलिटीज़ के लिए, बट होता क्या है, सरकार के उन्हें फैसिलिटी प्रोवाइड कराने के बावजूद भी उन्हें पूरी तरह से फैसिलिटीज़ नहीं मिल पाती है. बच्चे हैं, गरीब लोग हैं, कविता में उनके बाल इधर उधर बिखरे पड़े रहते हैं, वो नहाकर नहीं आते, उनके पास पूरा इनफ क्वांटिटी में खाने का फूड नहीं है, पूरा उनको पोषण नहीं मिल पाता है और उनके पास खाने के लिए प्रोटीन वगैरह कुछ भी नहीं. और इतना सब होने के बाद वहाँ पर उस क्लास में एक शेक्सपियर की तस्वीर टंगी हुई है. शेक्सपियर, यू नो, विलियम शेक्सपियर वॉज अ वेरी ग्रेट, द ग्रेटेस्ट ड्रामाटिस्ट एंड पोएट ऑफ 16th सेंचुरी इन इंग्लिश हिस्ट्री. तो इतने हाई लेवल के पोएट का वहाँ चित्र टंगा हुआ है उन क्लास में. तो पोएट स्टीफन स्पेंडर कहते हैं कि जो चित्र टंगा हुआ है ये बिल्कुल बेमानी है. ये जो वहाँ इमेज टंगी हुई है ये एकदम पाप है उन बच्चों के लिए, क्योंकि इससे उन्हें क्या, उन्हें तो अपनी बेसिक नीड्स पूरी करनी है, उनकी बेसिक नीड्स भी पूरी नहीं होती, रोटी कपड़ा मकान उनको नहीं मिलता, तो वो शेक्सपियर को पढ़कर क्या करेंगे. और जो चित्र टंगे हुए हैं दीवार पर जिनमें शेक्सपियर का चित्र है और मानचित्र है, मैप वगैरह है, उनको देखकर पॉसिबिलिटीज़ हैं कि बच्चे चोर बन जाए. वो उन्हें देखकर उनके जैसी लाइफ स्पेंड करने के लिए चोरी करने में भी उत्सुक हो सकते हैं, एक्साइटेड हो सकते हैं, ऐसा पोएट का मानना है. और ऐसा होने के बाद भी एक छोटा बच्चा है जिसकी आंखों में चमक है, जो अपनी आंखों से सपने देख रहा है अपने फ्यूचर के, जो सबसे पीछे बेंच पर बैठा हुआ है. सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स स्टार्ट द पोएम टुडे. ओके, इट वर्क्स. So before you read,
Have you ever visited or seen an elementary school in a slum? What does it look like? क्या कभी आपने किसी स्लम में बेटा, किसी गंदी बस्ती में कोई एलिमेंट्री स्कूल देखा है? और अगर देखा है तो वह कैसा दिखता है? पहले बताइए। Far, far from gusty waves, these children's faces, like rootless weeds, the hair torn round their pallor. Far, far from gusty waves. गस्टी कहते हैं मूवेबल को, जो चलती फिरती रहती है, एक जगह नहीं रहती। तो ऐसी लहर जो चलती रहती है, हमेशा बहती रहती है, उससे बहुत दूर, उससे जो बहुत दूर पड़ी रहती है, वो ऐसी जड़ें, ऐसी रूटलेस, बिना जड़ों के जो वीड्स होते हैं, जो वीड्स समुद्र में बहती रहती है, इधर उधर आपने देखी होगी, उसको समुद्र सोक भी कहा जाता है। ग्रीन कलर की होती है, उसकी कोई जड़ें समुद्र के गहरे बॉटम में नहीं होती, ऊपर ही ऊपर तैरती रहती है। तो ऐसी वीड्स की तरह, बिना जड़ वाली घास फूसों की तरह है, उन बच्चों के जो बाल है, उनके पैलर फेस पर, उनके पीले पड़े हुए चेहरों पर पड़ी रहती हैं। वे बच्चे जिनका भी मैंने बताया, जिनका जिक्र चल रहा है, जो प्राइमरी स्कूल में होते हैं, उनके जो बाल है, वो कभी उनके बालों की तुलना किससे कर रहे हैं? जो समुद्र में ऐसी घास फूस होती हैं जिनकी कोई जड़ नहीं होती, वो इधर से इधर बहती रहती है, उन जड़ों जैसी उनकी लटाएं, उनकी बाल उनके पीले चेहरे पर पड़ी रहती है। द टाल गर्ल विद हर वेड डाउन हेड, द पेपर स्विमिंग बॉय विद रेड्स आइज। बता रहे हैं, एक लंबी सी लड़की, ए टाल गर्ल विद हर वेड डाउन हेड, उसका नीचे को झुका हुआ सिर, वेट डाउन जो वजन से नीचे झुक जाता है। कहने का मतलब है कि उस बच्ची को पूरी तरह से पोषण नहीं मिल रहा है, जिससे उसका शरीर बहुत ही स्किनी है, बहुत ज़्यादा पतला है। लेकिन शरीर तो पतला है, लेकिन जो सिर होता है, सिर तो जितना होता है उतना ही रहता है, आदमी चाहे जितना पतला हो जाए। तो सिर तो भारी है, लेकिन उसकी गर्दन जो है वो उसके सिर को संभालने के एबल नहीं है। तो एक लंबी सी लड़की, पतली सी, जिसकी जो सिर है, जो गर्दन है, वो वेट की वजह से, उसमें वजन होने की वजह से नीचे को झुकी हुई है। ठीक है, ये मामला है कुपोषण का। दूसरा मामला क्या है? द पेपर स्विमिंग बॉय, एक ऐसा लड़का जो कागज जितना पतला है, कागज की तरह पतला है, लगता है, विद रैट्स आइज, जिसकी आंखें कैसी है? चूहे जैसी है। आपने कभी देखी चूहे की आंखें? चूहा बहुत पतला होता है और उसकी आंखें जो है बाहर को निकली रहती है। तो कभी कभी आपने देखा होगा, जब कोई व्यक्ति बीमार होता है या बहुत ज़्यादा पतला हो जाता है, उसकी आंखें उसके चेहरे से बाहर को निकली रहती हैं, है ना? तो ये कह रहे हैं कि एक ऐसी लड़की का जिक्र कर रहे हैं जो बहुत ही पतली है, जिसका सिर, जिसकी गर्दन वजन के वजह से झुकी हुई है। और दूसरा जिक्र कर रहे हैं एक छोटे बच्चे का जो कागज की तरह पतला है और जिसकी आंखें चूहे की तरह है। द स्टंटेड, अनलकी heir of twisted bones, reciting a father's gnarled disease, his lesson from his desk। अब ये कहते हैं कि वही लड़का जिसका भी हमने बताया, जो चूहे जैसा है, जिसकी आंखें चूहे जैसी है, द स्टैंडर्ड अनलकी एयर कहते हैं उत्तराधिकारी को, जिसको जब फैमिली में जो भी आपके बिलोंगिंग्स होती हैं, ज़मीन जायदाद, उसको मिलती है, जिसे वारिस कहते हैं। तो उस लड़के को विरासत में क्या मिला है? विरासत में क्या मिला है? ट्विस्टेड बोन्स। वह लड़का उत्तराधिकारी है ट्विस्टेड बोन्स का, यानी ऐंठी हुई हड्डी। जब कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा कुपोषण से पतला हो जाता है तो उसकी हड्डियाँ ऐंठ जाती है, मुड़ जाती है, शरीर से बाहर को निकल जाती हैं। तो वह जो लड़का चूहे जैसा है, उसको उसके पिता से विरासत में क्या मिला है? मुड़ी हुई हड्डियाँ मिली है विरासत में, अपने बाप से, अपने पिता से, जो कि अब रिसाइटिंग ए फादर्स ग्नैल्ड डिजीज, अपने पिता की जो उसको डिजीज हुई है उसके फादर को, और वही उसका पार्ट बन गया है। यानी ग्नैल्ड डिजीज, ऐसे वो मैंने अभी बताया कि जिसकी हड्डियां ऐंठ जाती है, मुड़ जाती है, उसे ग्नैल्ड डिजीज कहते हैं, डिजीज कहते हैं। तो उस बच्चे को विरासत में अपने डैडी से क्या मिला? वो हड्डियों का ऐंठना। और उस बच्चे का पार्ट क्या है जो अपने डेस्क पर बैठा हुआ याद कर रहा है? वह पार्ट उसका यही है कि वह अपने पिता की उस डिजीज़ को रिसाइट कर रहा है, याद कर रहा है, जैसे कोई बच्चा अपने डेस्क पर बैठा हुआ पोएम याद कर रहा होता है।
तो वह बच्चा कौन सा पार्ट याद कर रहा है? अपने पिता की बीमारी का, कि मेरे पिता को ये बीमारी थी और ये मुझे भी लग गई है. At back of the dim class, one unnoted, sweet and young, his eyes live in a dream of squirrel's game in the tree room other than this. और बैक पर यानी पीछे, उस क्लास के सबसे पीछे, एट बैक ऑफ द डिम क्लास, उस धुंधली सी कक्षा में जिसमें अंधेरा ही अंधेरा है, पीछे एक लड़का बैठा है जो कि अननोटेड है, जिस पर कोई नोट नहीं दे रहा, कोई ध्यान नहीं दे रहा, कोई इसको नोटिस नहीं कर रहा है. वह अननोटेड सा बैठा हुआ है, स्वीट है, यंग है, छोटा बच्चा है, सुंदर है, उसकी आंखें एकदम लाइव है. हिज आइज लाइव्स इन अ ड्रीम, एकदम चमकीली है, एक सपने से चमक उठी हैं. एक सपना वह देख रहा है. वह सपना क्या है? स्क्विरल्स गेम है. स्क्विरल्स गेम से इनका मतलब है कि जैसे गिलहरी गेम खेला करती है, कभी पेड़ के ऊपर चढ़ती है, कभी नीचे आती है, तो वही लड़का इनमें पोयम में बताया है कि वह लड़का एक स्क्विरल गेम यानी अपनी ज़िंदगी के उतार चढ़ाव को उस गेम से रिप्लेस कर रहा है. पोएट ने स्क्विरल गेम इसलिए लिखा है. लड़का अपने ज़िंदगी के उतार चढ़ावों के बारे में सोच रहा है, जिससे उसकी आंखें चमक रही है. यानी वो सपने देख रहा है कि मैं इतना बड़ा आदमी बन जाऊं, ये करूं, मैं शिक्षा ग्रहण करूं, ये करूं, वो करूं. इन ट्री रूम अदर दैन दिस, उन सब बच्चों से अलग वह अकेला उस रूम में बैठकर सपना देख रहा है. बाहर हो सकता है विंडो से झांक रहा हो, और ट्री पर गिलहरियों को खेलता देखकर वह अपनी ज़िंदगी के सपनों को जी रहा है. आगे देखते हैं. On sour cream walls, donations, Shakespeare's head, cloudless, a town, civilized, dome riding all cities. On sour cream walls से इनका मतलब है कि जो पीली दीवारें हैं, जो क्रीमी यानी गंदी हो गई, जिस पे बहुत सारे दाग लग गए हैं, जो क्रीम कलर की है, जिस पे दाग लग चुके हैं, उस पर डोनेशंस, उस दीवार पर डोनेशंस लगे हुए हैं, यानी दान में मिली हुई चीज़ें उस पर लगी हुई हैं. जाने क्या क्या चीज़ें हैं, जिनमें एक शेक्सपियर का चित्र लगा हुआ है. शेक्सपियर्स हेड यानी उसका चेहरा लगा हुआ है शेक्सपियर का. क्लाउडलेस एट डाउन, क्लाउडलेस यानी इसमें बादल नहीं होते, बिल्कुल साफ होता है. जिस दिन मौसम साफ होता है उस दिन क्या होता है? क्लाउडलेस, यानी क्लाउड्स बादल, और क्लाउडलेस जिसमें बादल नहीं होते, बिल्कुल साफ, एकदम नीला आसमान. तो कह रहे हैं डाउन कहते हैं सुबह को. क्लाउडलेस एट डाउन, सिविलाइज्ड डोम, डोम कहते हैं किसको? गुंबदों को. सुना है ना, जैसे द ताजमहल वॉज मेड बाई डोम्स एंड मिनरेट्स, ये गुंबद और मीनारों का बना हुआ है, ऐसा है ना. तो डोम यानी गुंबद, जैसे गुंबद आपने देखा है ना, ऊपर से बिल्कुल गोल होता है और पूरा फैला, जैसे एक गेंद लो, उसको आधी काट दो तो अंदर से वो क्या बन जाएगी? गुंबद की तरह. तो उस दिन आसमान सुबह सुबह पूरे शहर में गुंबद की तरह फैला हुआ है, यानी मौसम बिल्कुल साफ है और पूरा शहर एक जैसा लगता है, ये कह रहे हैं. बेल्ड फ्लावरी टायरोलेस वैली, ओपन हैंडेड मैप अवॉर्डिंग द वर्ल्ड इट्स वर्ल्ड. यानी अभी इन्होंने बताया कि मौसम बिल्कुल साफ है, तो बेल्ड फ्लावरी टिलोरीज यानी टायरोरीज वैली, तो जो ये वहाँ की एक वैली, एक घाटी का नाम है, ये बिल्कुल बेल्ड है, एकदम ब्यूटीफुल, एकदम सुंदर है, एकदम फूलों जैसी है. तो ये कह रहे हैं कि मौसम इतना साफ है कि पूरे शहर पर बादल बिल्कुल नहीं है, आसमान गुंबद की तरह फैला हुआ है, और जो वैली है, घाटी है, वो बहुत ही सुंदर है और फूलों की तरह सजी हुई है. एक ओपन हैंड मैप है जो कि अवॉर्ड कर रहा है उसमें दुनिया को. ओपन हैंड का मतलब होता है बहुत ही उदार, एकदम दरिया दिल, बहुत ही दयालु, एक काइंड टाइप. तो एक बहुत ही ओपन हैंडेड वहाँ मैप लगा हुआ है उस दीवार पर, जो कि अवॉर्ड कर रहा है. अवॉर्ड यानी एक निर्णय कर रहा है, यानी दिखा रहा है. उसमें क्या दिखा रहा है, किस चीज़ का फैसला कर रहा है कि जो मानचित्र है, यहाँ 2 वर्ल्ड आया है, एक मानचित्र के लिए आया है यानी मैप के लिए, और दूसरा उसमें दुनिया को जो दिखा रहा है, मैप के अंदर जो नक्शे बने हुए हैं, जो दुनिया दिखाई गई है उसके लिए. तो एक दरिया दिल मैप वहाँ टंगा हुआ है बच्चों. दरिया दिल से मतलब है कि जिसको आओ और कोई भी देखो, वो किसी को मना नहीं करता, जो उसमें अपने ही दुनिया को दिखा रहा है. एंड येट फॉर दीज चिल्ड्रन दीज विंडोज
not this map, their world where all their futures painted with a fog. और फिर भी एंड येट इन बच्चों के लिए ये जो खिड़कियां हैं, ये खिड़कियां ही उनका दुनिया है, ये मैप उनकी दुनिया नहीं है, ये कह रहे हैं। एंड येट फॉर दीज चिल्ड्रन, और फिर भी वहाँ भाई सारी चीज़ टंगी हुई है, मैप भी टंगे हुए हैं, शेक्सपियर के चित्र भी टंगे हुए हैं, लेकिन फिर भी ये जो बच्चे हैं, इन बच्चों के लिए इनकी दुनिया ही विंडोज़ ही है, नॉट दिस मैप, मैप नहीं है। ये जो वहाँ मैप टंगा हुआ है, मैप में पूरी दुनिया है, आप समझते हैं ना, मैप में पूरी दुनिया है, लेकिन बच्चों के लिए वो दुनिया नहीं है। बच्चों की जो दुनिया है वो विंडो है, जिस विंडो में वो सारा दिन बाहर झांकते रहते हैं, और उसमें उनकी अपनी दुनिया है, जहाँ पे उनका फ्यूचर पेंट कर दिया गया है फोग के साथ में, धुंध के साथ में, कोहरे के साथ में। यानी जहाँ पे उनका धुंधला धुंधला फ्यूचर है, अपना धुंधला फ्यूचर उस विंडो से वे झांकते रहते हैं, तो वो विंडो ही उनके लिए दुनिया है। वो मैप जिस पर दुनिया का मानचित्र है, वो उनकी दुनिया नहीं है, उनकी दुनिया तो खिड़की से बाहर है, जिसको वो रात दिन झांकते रहते हैं, यानी वो खिड़की ही उनकी दुनिया है। वो गरीब बच्चे हैं, उन्हें शेक्सपियर के चित्र से क्या लेना, और उन्हें दुनिया के मानचित्र से क्या लेना, उन्हें क्या मतलब कि कहाँ विश्व युद्ध हो रहे हैं, या फिर कहाँ कौन सा देश नक्शे से हट गया, कौन सा देश नया बन गया, उन्हें इससे क्या, उन्हें तो रोटी कपड़े मकान से मतलब है, गरीब बच्चे हैं। A narrow streets sealed in with a lead sky, far, far from rivers, caves, and stars of words, stars of words. एक नैरो स्ट्रीट, एक तंग गली है, एक भीड़ी सी, बहुत बीची सी, बहुत नैरो सी गली है, जो कि आसमान से सील्ड है, यानी पूरी तरह से बंद है। वहाँ सिर्फ आसमान के सिवाय और कुछ भी नहीं दिखाई देता है। और जो गली फार फार फ्रॉम रिवर्स, नदियों से दूर है, केव्स से दूर है। केव्स किसे कहते हैं? जो टापू होते हैं ना, समुद्र होता है बड़ा, समुद्र के बीच में छोटे छोटे केव्स होते हैं, टापू जिसे कहते हैं उसे केव्स कहते हैं, द्वीप जिसे कहते हैं। एंड स्टार्स ऑफ वर्ड्स, जो शब्दों के सितारों से बहुत दूर है। तो ये कहते हैं कि उन बच्चों की दुनिया क्या है। ये पिछले जो स्टैंजा है उसी की 2 लाइन यहाँ रिमेनिंग लाइन से, उन बच्चों की दुनिया शेक्सपियर का चित्र या फिर वर्ल्ड मैप नहीं है। उनकी जो दुनिया है वो छोटी छोटी बड़ी बड़ी गलियां हैं, जो कि आसमान ने सील कर ली हैं, सिर्फ आसमान के सिवा कुछ भी नहीं दिखाई देता है। और वो खिड़कियां हैं जहाँ से वो सारा दिन बाहर झांकते रहते हैं, अपने फ्यूचर को, अपने धुंधले फ्यूचर को देखते रहते हैं। और जो उनकी दुनिया है वो नदियों से, द्वीपों से और शब्दों के सितारों से बहुत दूर है, इनसे उनका कोई लेना देना नहीं है। श्योरली, अब थर्ड स्टैंडा देखते हैं। श्योरली शेक्सपियर इज विक्ड, द मैप ए बैड एग्जाम्पल, विद शिप्स एंड सन एंड लव टेम्पटिंग देम टू स्टील, for lives that slyly turn in their cramped halls from fog to endless night. Surely, निसंदेह है, इसमें कोई शक नहीं है, शेक्सपियर विक्ड है उनके लिए। विक्ड है यानी बेकार का है, बुरा है, बैड है, पापी है। उन्हें शेक्सपियर से मतलब क्या है? वो तो उनके लिए बेकार की चीज़ है। द मैप ए बैड एग्जाम्पल, मैप भी उनके लिए एक बैड एग्जाम्पल है। मैप से उन्हें कोई लेना देना नहीं। शेक्सपियर उनके लिए बेकार है, मैप उनके लिए बेकार का एग्जाम्पल है। विद शिप्स एंड सन एंड लव टेम्पटिंग देम टू स्टील, और जो दूसरे चित्र टंगे हुए हैं जिनमें शिप्स है, सन है और लव है, ये चीज़ें दिखाई गई हैं, ये इन्हें देखकर वे बच्चे चोरी करने का प्रयास करेंगे। टेम्पटिंग देम टू स्टील, ये उनको, ये जो चित्र हैं इन्हें देख देख कर बच्चों को चोरी करने का प्रयास करना पड़ेगा। इन्हें देखकर वो चाहेंगे कि हम भी ऐसे ही तरह का जीवन व्यतीत करें, और वो चोरी करने में उत्सुक हो सकते हैं। For lives that slyly turn in their cramped halls from fog to endless night. और कौन लोग इसमें चोरी करने के लिए उत्सुक हो सकते हैं इन चित्रों को देखकर? ये कहते हैं For lives that slyly turn in their cramped halls, वे लोग जो कि slyly यानी secretly अपने क्रैम्प्ड हॉल्स यानी उन छोटे छोटे घरों में, क्रैम्प्ड हॉल कहा है छोटे छोटे घरों को, यानी अपने तंग बिलों में, बिल कहा है पोएट ने उनके घरों को, कि उनके तंग बिलों में जो पूरी रात सोए नहीं, फ्रॉम फॉग टू एंडलेस नाइट, जो पूरी रात धुंध यानी कोहरे
से बचने के लिए अपने घरों में रहे और सोए नहीं, क्योंकि घर में बहुत छोटे हैं और बाहर सो नहीं सकते, बाहर कोहरा है। वो लोग चोरी करने के लिए उत्सुक हो सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। जिन्होंने पूरी रात जाग कर काटी है, सोने की जगह नहीं है, और उन लोगों को आप ऐसी चीज़ें दिखाते हैं जिनमें बड़े बड़े जहाज हैं, सूरज है, प्रेम है, और वर्ल्ड मैप दिखाते हैं, शेक्सपियर के चित्र दिखाते हैं। ऐसे चीज़ों को देखकर उनमें चोरी करने में उत्सुक हो सकते हैं। On their slag heap, the children wear skins peeped through by bones and spectacles of steel, with mended glass like bottle beads on stones. On their slag heap, slag heap कहा है उस टीले को, उस ढेर को, उस हीप को जहाँ पे रहते हैं। किसी छोटा मोटा कोई धातु का कोई टीला है, कोई पहाड़ का कोई टुकड़े का टीला है, और ये लड़के इतने पतले हैं। दी चिल्ड्रन वियर स्किन्स, कि ये ऐसा कभी ने कहा है कि ये खाल बस पहनते हैं, ये हड्डियों पर खाल जैसे पहन लेते हैं, बस इतने पतले हैं। उनकी हड्डियों पर उनकी जो स्किन से अलग दिखाई देती है, और जो हड्डियाँ इनकी झांकती रहती हैं खाल में से, अंदर से साफ दिखाई देती है कि खाल के भीतर इनकी हड्डियाँ हैं, हड्डियाँ बाहर झांक रही हैं। इतने पतले ये बच्चे हैं, और वे स्पेक्टेकल्स पहने हुए हैं स्टील के। वो स्टील के चश्मे पहने हुए हैं जो कि विद मेंडेड ग्लास, मेंडेड यानी मेंड किया हुआ, रिपेयर्ड मरम्मत किया हुआ, यानी किसी के ग्लास, किसी के शीशे टूट जाते हैं चश्मे के, वो उनको जोड़कर टेप वगैरह चिपका कर उन्हें ही पहने हुए हैं स्टील के फ्रेम में। और देखने में ऐसा लगता है उनके चश्मों को लाइक बोतल बीड्स ऑन स्टोन, जैसे कि कोई बोतल पर पत्थर मारकर तोड़ दी गई हो, फिर से उसे चिपका कर तैयार की गई हो। तो ऐसे चश्मे वो पहने हैं, बहुत ही पुअर कंडीशन है। ऑल ऑफ देयर टाइम एंड स्पेस आर foggy slum, so blot their maps with slums as big as doom. उनका तो सारा टाइम एंड स्पेस आपको अच्छे से पता होगा, यू बेटर नो अबाउट टाइम एंड स्पेस, समय और स्थान। जो सारा यूनिवर्स है, उनका तो पूरा यूनिवर्स, पूरी दुनिया और समय यही फोगी स्लम है, यही धुंध भरी गंदी बस्तियां हैं, इसके सिवा कोई उनकी दुनिया नहीं है। सो ब्लॉट देयर मैप्स विद स्लम्स एज बिग एज डूम, इसलिए ब्लॉट करो, रंग भरो, चित्रकारी करो, उनके जो मैप है वो अलग बनाओ। वो दुनिया के मैप जैसे नहीं होने चाहिए, उनके मैप जो है वो अलग बनाओ, उसमें रंग भरो गंदी बस्तियों की तरह। उनके मैप में गंदी बस्तियाँ होनी चाहिए एज बिग एज डूम, जितना कि डूम होता है। डूम का मतलब होता है विनाश, डिजास्टर, कयामत। तो जिस तरह गंदी बस्तियों में कयामत होती है, बिल्कुल बहुत बुरा हाल होता है, वैसा ही उनके मानचित्रों में होना चाहिए। उनके मानचित्र अलग बनाए जाए, ये कवि कह रहे हैं। अब इसका लास्ट स्टैंजा है पोएम का, इसको देखते हैं। Unless governor, inspector, visitor, this map becomes their window, and these windows that shut upon their lives like catacombs break, open till they break the town and show the children to green fields and make their world run azure on gold sands, and let their tongues run naked into books. The white and green leaves open history their woes. Language is the sun. अब पोएट किससे कह रहे हैं? गवर्नर से, इंस्पेक्टर से और विजिटर से। क्या होता है जब इन स्कूलों में गवर्नर आते हैं, इंस्पेक्टर आते हैं, या विजिटर कोई बाहर से मेहमान आते हैं, तो क्या होता है कि बच्चों को पहले ही कह दिया जाता है कि अच्छे कपड़े पहन के आना, अच्छे बोर्ड वगैरह साफ़ अच्छे से करवा दिए जाते हैं, स्कूल में सफाई कर दी जाती है, जिससे कि बाहरी लोगों को लगे कि हाँ यहाँ बहुत पढ़ाई होती है, बहुत साफ़ सुथरा है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो अब कवि कह रहे हैं गवर्नर, इंस्पेक्टर और सारे विजिटर्स लोगों से कि आप जब तक जब तक ऐसा नहीं होता, कैसा? दिस मैप बिकम्स देयर विंडो, ये जो मैप हमारा है, ये जो मैप है, मानचित्र है जिसमें सारी दुनिया के नक्शे हैं, जब तक यही इनकी विंडो नहीं बन जाती। अभी तक उनकी विंडो कौन सी है? अभी तक उनकी दुनिया है वह विंडो जिसमें वह बाहर झांकते हैं। तो जब तक उनकी विंडो यह मैप नहीं बन जाता, यानी वह लड़के पढ़कर आगे नहीं बढ़ जाते, तो कौन सी विंडो? जिसने उनकी दुनिया को कैटाकॉम्स की तरह बंद करके रख दिया है। कैटाकॉम्स कहते हैं कब्र को। तो जिस विंडो से वो बाहर झांकते रहते हैं, वो विंडो कैटाकॉम्स की तरह है उनके लिए, यानी कब्र की तरह है। जैसे कब्र में पड़े पड़े बाहर झांक कर देखते हो, बस बाहर का कुछ पता नहीं, बस बाहर झांक कर देख लेते हैं, बाहर कभी आ नहीं सकते। तो कवि कह रहे हैं कि अभी तक उनकी विंडो वह मानचित्र नहीं बना है,
अभी तक तो उनकी दुनिया वही विंडो है जिसमें वह बाहर झांकते हैं, और उनकी विंडो यानी उनकी दुनिया यही दुनिया होनी चाहिए जो कि हमारी है, जो कि मैप पे है। तब तक आपको क्या करना है, जिस विंडो में वो रात दिन झांकते रहते हैं, जो कब्र की तरह उनको दफन कर गई है, ब्रेक ओपन टिल दे ब्रेक द डाउन, और उस विंडो को तोड़ डालो उन खिड़कियों को जिससे वे बच्चे बाहर झांकते रहते हैं, बाहर नहीं दिखा सकते, और दिखाओ उन बच्चों को, एंड शो द चिल्ड्रन टू ग्रीन फील्ड्स एंड मेक देयर वर्ल्ड रन एज योर गोल्ड सैंड। उन बच्चों को उनकी खिड़कियां तोड़कर बाहर निकालो और ग्रीन फील्ड्स दिखाओ, नीला आसमान दिखाओ। एज्योर का मतलब होता है ब्लूस, यानी कुछ कुछ नीला, स्काई ब्लू। तो उन्हें नीला आसमान दिखाओ, ग्रीन फील्ड्स दिखाओ, गोल्ड सैंड्स दिखाओ, यानी सुनहरे कलर की रेत दिखाओ, एंड लेट देयर टंग्स रन नेक्ड इनटू बुक्स, और उनकी जबानों को बुक तक पहुंचाओ, जिससे कि वे पढ़ सके। सफ़ेद पन्ने, हरे पन्ने, हर तरह की बुक वो पढ़ सके, क्योंकि हिस्ट्री देयर्स हुज लैंग्वेज इज द सन, क्योंकि इतिहास उन्हीं का होता है जिनकी भाषा सूर्य होती है, सूर्य की तरह होती है, चमकदार होती है। तो आप समझे कि एक स्लम में जो क्लासरूम होता है वह किस तरह का होता है, उसमें क्या सीन्स देखने को मिलते हैं, और उन बच्चों को जो इतने गरीब हैं, जो टाइम से नहा नहीं पाते, खाना नहीं खा पाते, बाहर निकलने का कोई ज़रिया नहीं है। सिर्फ एक ज़रिया है जो कि शिक्षा है, शिक्षित होकर वो वहाँ से बाहर निकल सकते हैं, लेकिन वो भी उनसे छीना जा रहा है, वो भी उन्हें इनफ क्वांटिटी में नहीं मिल पा रही है, शिक्षा भी उन तक पहुँच नहीं पा रही है। सो द पोएट फोकस्ड ऑन इट थ्रू दिस पोएम। इस पोएम के थ्रू इस पर उन्होंने प्रकाश डाला है, इनकी पूरी लाइफ पर प्रकाश डाला है। सो आई होप यू विल अंडरस्टैंड this poem, and if you still have any doubts, tell me. I will repeat this poem. I will try my best to clear your all doubts related to this poem. Okay, thank you very much. Thank you for listening me, and be kind to each other, and keep continue to reading. Thank you.